आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी खुशियों के लिए। तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हुम हु विल ट्राई। अगर ट्राई करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, और ये पूरा सेशन देखना है आप लोगों ने। मैं अपनी पूरी जान यहां पर मैं डाल रहा हूं, ठीक है। पेन हो रहा था, दर्द के अंदर में ये लगा के अगर आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी देखोगे। जो बच्चा देखेगा वो आगे बढ़ेगा। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है ये बताइए। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो, हर एक जगह पे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे शेयर कर देंगे आप लोग जी। और मेरे को कमेंट के अंदर में जो है आप लोगों ने प्रॉमिस करना है। जो बच्चा प्रॉमिस कर रहा है मतलब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है। लीची क्या मुजफ्फरपुर से है, बनाना वैशाली से, मखाना मधुबनी से? जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं लीची की, तो लीची जो है फ्रेंड्स उसके लिए मुजफ्फरपुर फेमस है। आपको पता ही है फ्रेंड्स की मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। केला कहां का फेमस है? तो केला जो है फ्रेंड्स वैशाली का है, ठीक है। बनाना, केला वैशाली का बहुत ज्यादा फेमस है, वैशाली का प्रोडक्ट है केला। मखाना मधुबनी का, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके सही है, और ये एग्जैक्ट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम में आया है। मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा पर मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन प्रोवाइड भी किया, आप देख भी सकते हो, ठीक है। टीचिंग परीक्षा पर पेड कोर्स में आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लिख लेंगे सभी के सभी लोग। लीची मुजफ्फरपुर, बनाना आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कहां का फेमस है, ठीक है, वैशाली का। मखाना कहां का है? मधुबनी का। लिख लो सभी के सभी लोग, कमेंट के अंदर में लिख देंगे ताकि याद हो जाए आपको हमेशा के लिए। एक एक पॉइंट लिखते जाइए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आज चार्जिंग करनी है आप लोगों की। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं कौन सी वाली नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिमी चंपारण के अंदर में है, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण के अंदर में मेरी एनर्जी में कमी नहीं आएगी, लेकिन आपकी एनर्जी में भी कमी नहीं आनी चाहिए। आप जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और कमेंट में आंसर बताते रहिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक भी नहीं। बताइए जल्दी से कौन सा पश्चिमी चंपारण में है? तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य ये आप लोगों को पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये आपको मिलेगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये भी आप लोगों को पश्चिमी चंपारण में मिलेगा। आंसर इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। केवल 48% लोगों ने सही आंसर लगाया है। देखिए यहां पर मैं कंपटीशन आप लोगों का, ठीक है, 48% लोगों ने। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी भी मेहनत करोगे आगे बढ़ सकते हो, मेहनत करना है, ठीक है। कितने बच्चे जिनका सही हुआ है, और कितने बच्चे जो वादा करते हैं कि अगले बार इस क्वेश्चन का आंसर सही लगाएंगे? अभी अभी जब मैंने बताया तब जाके 50% हुआ है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। लगाते जाएंगे आप लोग कमेंट के अंदर में जल्दी से, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं जो जो पूछूंगा उसका आंसर अगर आप करोगे तो मैं आपको इंटरेक्टिव वे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप आंसर करने के लिए तैयार हो तो चलो मुझे बताओ कि वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा पश्चिमी चंपारण में आपको और क्या दिख रहा है? चलो बताओ मुझे। यहां पर मैं दिख रहा है आप लोगों को पश्चिमी चंपारण के अंदर में है। आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए तब जाकर मजा आएगा, आप लोगों को भी लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो उदयपुर अभयारण्य कहां पर में है? ये आप लोगों का पश्चिमी चंपारण में है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा फ्रेंड्स कि बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहां पर में है? चलो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य आप लोग पता करके बताइए मुझे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग ढूंढ पा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की खुद की एक्टिविटी। टीचिंग परीक्षा हमेशा आप लोगों से एक्टिविटी करवा के। वैशाली के अंदर में बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली के अंदर में, इसको याद रखना है आप लोगों ने। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है। ये पूरी की पूरी आप लोगों को हर एक इसके ऊपर में मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। आज आप लोगों की रैंक बूस्टर सीरीज भी है 10:30 बजे पेड क्लास में, उसमें भी जरूर जुड़ना है आप लोगों ने। उसमें भी आप लोगों को करवाने वाला हूं मैं सारा का सारा, ठीक है। नाउ विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार? बिहार का शोक किसको कहा जाता है? ये आप लोगों को 70वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर कर देगा। सौरो ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? बिहार का शोक। तो बिहार का शोक कही जाने वाली नदी जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है, कोसी नदी है, ठीक है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां पर में? भारत में है, चाइना में है, नेपाल के अंदर में, जापान में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कहा है कोसी नदी का? अरे भाई याद रखना है आप लोगों ने। कई सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि कोसी नदी का उद्गम जो है फ्रेंड्स नेपाल में है, नेपाल से निकलती है ये, ठीक है। नेपाल से महाभारत रेंज से निकलती है कोसी नदी और फिर भारत के अंदर में एंटर करती है। गंगा नदी में कहां पर में मिलती है ये भी कमेंट करके बता देंगे मुझे जल्दी से, ठीक है। 1000 लाइक्स के हम लोग बहुत पास में पहुंच चुके हैं फ्रेंड। जल्दी से जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है हाथ ऊपर करके एक बार बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से। तो कोसी नदी नेपाल से निकलती है, सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 7 अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम से मिलकर बनती है ये, ओके। और सबसे ज्यादा हमारे भारत में सबसे ज्यादा अपना रास्ता बदलने वाली नदी के रूप में भी इसको जाना जाता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। कटिहार, ठीक है, ये याद रखें, कटिहार के अंदर में मिलती है कुर्सेला नाम की जगह पर। गुड। देखिए पूरा का पूरा सपनों वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पहले भी, ठीक है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है और एग्जाम के अंदर में आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो सपनों वाली क्लास जो है फ्रेंड्स कल आप लोगों की अब पेड क्लास के अंदर में सपनों वाली क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कांग्रेचुलेशंस बच्चे जिसका इंतजार कर रहे थे, ठीक है, वो भी आप लोगों को अब मिलने लग जाएंगी।
तो बिहार का शोक बार बार आपको पढ़ाया है मैंने, बिहार का शोक देखिए एस्टेट टीजीटी में आया था और ये 70वीं बीपीएससी में भी आया क्वेश्चन। नाउ स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, बीपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, आपको जल्दी से बताना है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है आप लोगों का, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। 50 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 से, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या कोई जो है ऐसा चौकोन है क्या सोने का बना हुआ, नहीं, ठीक है। तो ये क्या चीज है, रेलवे लाइन नहीं है ये, ठीक है, एयर रूट नहीं है ये नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, ठीक है, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट, ये याद रखना आप लोगों ने, जो कि एक चतुर्भुज के आकार का आप लोगों को दिखाई देता है। देखिए यहां पर मैं दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, ठीक है, और चेन्नई से फिर ये मुंबई, और मुंबई से फिर बाद में दिल्ली, तो ये एक चतुर्भुज बन गया आप लोगों का एक प्रकार से। इसी को गोल्डन जो है आप लोगों का क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये रास्ता 4 शहरों को जोड़ने वाला रास्ता है ये, ठीक है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है ये 2016 में बीपीएससी में आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग। कौन से 4 शहरों को जोड़ता है जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखेंगे, जो बच्चा कमेंट के अंदर में ये लिख देगा मतलब उसने एक और पॉइंट अपना आगे बढ़ा लिया है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स यहां पर मैं आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट में लिख देंगे 4 शहरों के नाम जिसको जोड़ते हैं ये स्वर्णिम चतुर्भुज, जल्दी जल्दी से। आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर को बाद में टच करता है ये, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, इनको करता है यहां पर में, ठीक है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 कोने हैं इसके, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 इसके कोने हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के, ओके। ये यहां पर में आप देख सकते हो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उसके 4 कोने। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ये आपका 4 जनवरी 2025 को 70वीं बीपीएससी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चे आंसर कर रहे हैं, प्लीज उनके आंसर को दिखाते भी जाइए यहां पर में, जितने भी बच्चे इतने मेहनत से लिख रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड्स कुंवर सिंह, हजरत महल, खान बहादुर, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। देखिए कुंवर सिंह कहां से लड़ाई लड़ रहे थे, बेसिकली इनके नाम समझ के नाम सुन के आपको याद हो गया होगा कि ये सारे के सारे लोग जो है फ्रेंड्स, अच्छा यहां पर में जो है आप लोगों का डायरेक्ट जोड़िया ही लग गई है, ठीक है, यहां पर में। अब देखिए जो उसको अरेंज करते समय इस क्वेश्चन को वापस से ले लेंगे अपन। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से लड़ाई लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल जो है फ्रेंड्स ये लखनऊ से लड़ाई लड़ रही थी, खान बहादुर खान जो है ये बरेली से लड़ रहे थे, इनका नाम खान बहादुर खान था, और मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, ये फैजाबाद से लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना फ्रेंड्स, ये इस तरीके से था। तो आंसर क्या होगा वो आप लोग बता दीजिए मुझे यहाँ पर में। वैसे ये बनाते समय टीम ने जो है आप लोगों के लिए इसको ये कर दिया, मैं आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था बेसिकली, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का कुंवर सिंह जगदीशपुर से, हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर खान बरेली से, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर में ये इस तरीके से क्वेश्चन था ये आपका, इसको थोड़ा सा आपको दिख सके इस वजह से इसको बनाया है, लेकिन बनाते समय टीम ने उसको ये कर दिया। लेकिन अच्छी बात है, आप लोगों को ये क्वेश्चन फिर से दे देंगे हम लोग थोड़ी देर बाद, ओके। इस क्वेश्चन को प्लीज 5 मिनट बाद फिर से लगा दिया जाए ताकि देख सके बच्चे कितना इसको याद रख पा रहे हैं। एक बार लिख दो आप लोग कौन कहां से लड़ रहा था, ठीक है, कौन कहां से लड़ रहा था लिख दो यहां से। देखिए यहां पर मैंने फ्रेंड्स एफर्ट देखिए टीम का, टीम टीचिंग परीक्षा की टीम देखिए आप लोग। मैं बस आपसे 30 सेकंड लूंगा एक बात, ये आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये सोचा उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि चलो यार बच्चों के लिए लिख देते बड़े बड़े इसमें। मतलब आप सोचिए कि इतना बेसिक, इतने माइन्यूट लेवल के ऊपर में जाकर आपके लिए सोचा जाता है, ठीक है। तो मैं सैल्यूट करूंगा टीचिंग परीक्षा की कंटेंट टीम को जो इतनी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। एक यार थैंक यू उनके लिए भी लिख दीजिएगा ताकि उनको अच्छा लगे थोड़ा सा, ठीक है ना। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग, उससे पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 की पेड बैच में मैंने सारा का सारा कराया आपको। दिल्ली से बहादुर शाह, ठीक है, जफर और बख्त खान जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। बिरजिश कादर और बेगम हजरत महल लखनऊ से, बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ में जो आपका निर्वासित हो चुके थे वहां के जो नवाब थे, ठीक है, वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी थी और उनका बेटा था बिरजिश कादर, ओके। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह लड़ रहे थे, ये याद रखना है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको बताया भी था, और खान बहादुर खान बरेली से। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी पेड क्लास के अंदर में भी, और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ी देर में आपकी इसकी टेस्ट भी हो जाएंगी, ठीक है, पूरा का पूरा टेस्ट आप लोगों का। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को यही वाला क्वेश्चन, मैं आप लोगों को हो सकता है ये बोलूं कि बताओ कि फैजाबाद से कौन लड़ रहा था, मौलवी अहमदुल्ला। लिखो अभी के अभी, देखो
पेपर क्लियर करना है, कितने कितने बच्चे जिसको पेपर क्लियर करना है? अगर पेपर क्लियर करना है तो जो जो बता रहा हूं उसको एक्टिविटी करो। यहाँ पर मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि आपको बता दिया और आगे बढ़ गया। मेरे को चाहिए कि अभी के अभी एक्टिविटी करो। मैं आपको अपने बच्चों जैसा मानता हूं। मैं ऐसा समझ रहा हूं, यहाँ पर मैं लड़के हाफ पैंट पहन के उधर में बैठे हुए हैं, लड़कियां दो चोटी डाल के बैठी हुई है यहाँ पर। मैं बच्ची हो आप मेरे, ठीक है? मेरे को ऐसे ही पढ़ाना है आप लोगों को ताकि आपको याद हो जाए, और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको सिलेक्शन दिला के रहूंगा, ठीक है? फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है? बरेली से लिखो खान बहादुर खान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा आप लोगों से, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखो आप लोग, खान बहादुर खान बरेली से। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का, ये पूरी की पूरी लिस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है? कानपुर से कौन लड़ रहे थे? नाना साहेब, और उनके जो कमांडर थे तात्या टोपे, ठीक है? चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो जुड़ सकते हैं। उसमें आप लोगों को इतने सारी चीजें आपको मिल रही है। रैंक बूस्टर सीरीज, आज 10:30 बजे मेरा रैंक बूस्टर सीरीज का लेक्चर भी आपका पेड क्लास के अंदर में आज ही है, ठीक है? तो उसमें भी जरूर जुड़ना जो लोग जुड़ चुके हैं। एनसीईआरटी डू यू नो, इन्फोग्राफिक्स, बीपीएससी की मॉक टेस्ट, रिवीजन कोर्स, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है? एक साथ आप लोगों को वन लाइनर बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, 65 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। ये अलग 500 रुपए का है, ये अलग 600 रुपए का, ये अलग 600 का, ये 700 का, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बीपीएससी के कोर्स के साथ में मिल जा रहा है, ठीक है? नाउ मुगल चित्रकला का जो है स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? ये बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी बताइए। मैं 2-3 चीजें यहां पर मैं लिखूंगा जो कि मुझे लगता है कि एग्जाम के अंदर में पूछी जा सकती है। आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना आप लोगों ने। अभी लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? मुगल चित्रकला का अगर स्वर्णिम काल बोला जाए आप लोगों से फ्रेंड्स की चरमोत्कर्ष पर कब थी मुगल चित्रकला? तो ये थी जहांगीर के समय में। जहांगीर, ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के आंख पे पट्टी बांध दो और उसको जो है यहां पर में दिखा दो, ऐसा हाथ लगा के वो पहचान लेता था कि ये किसने बनाया है करके। पेंटिंग पता नहीं कैसे लगाता था, ठीक है? मेरे को बड़ा उत्सुकता होती है, कभी मिलेगा वो ऊपर में, ठीक है? तो मैं पूछूंगा उससे कि भाई कैसे पता लगाता था करके, मेरे को भी सिखाओ, मेरे को भी सीखना है। वो अब कैसी कौन सी कला थी जो हाथ लगा के पता लगा लेता था किसने बनाया करके ये पेंटिंग? तो जहांगीर, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आप लोगों से बोला जाए आर्किटेक्चर का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? आर्किटेक्चर का, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर जिसको आप लोग स्थापत्य कला भी बोलते हो, ठीक है? ठीक है, स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला जो है इसका स्वर्णिम काल शाहजहां के समय काल को कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। शाहजहां के समय काल को स्थापत्य कला, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है आप लोगों से। अच्छा, एक और क्वेश्चन प्लीज, मैं बोल रहा हूं इसलिए याद रख लो आप लोग, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। गोल्डन पीरियड, ठीक है? गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, ठीक है? गोल्डन पीरियड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है? एंशियंट इंडिया बोल सकते हैं आप लोग, एंशियंट इंडिया। बताओ मेरे को जल्दी से कि गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? एकदम फास्ट आपका आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स। गुप्ता काल को कहा जाता है, गुप्ता काल को, गुप्ता ईरा जो है उसको कहा जाता है। लिख लो आप लोग, प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग किसको बोलते हैं? गुप्ता काल को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रख लेना आप लोगों ने। हर एक चीज जो आपके काम की वो सारी की सारी चीजें मैं बता दूंगा। 17 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 के टारगेट से। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए लोकसभा में कितने लोगों की जरूरत होती है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखना मैक्सिमम लोग इसका आंसर जो है फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में गलत लगा के आएंगे। टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थी इसका सही आंसर लगाएंगे, ठीक है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखिए लो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कोई आर्टिकल बताइए जल्दी से, कौन सा आर्टिकल है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए यूज होता है? आर्टिकल जिसने बता दिया मान जाएंगे, ठीक है? कौन सा आर्टिकल है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए बात करता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहली बात, ठीक है, कम से कम लोकसभा में ही लाया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस। अविश्वास प्रस्ताव क्या बोलेंगे? मान लो कि आपको मोदी जी के सरकार पे भरोसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम 50 सांसद, ठीक है, 50 सांसद उस प्रस्ताव पे लिखेंगे कि हमको इस सरकार पे भरोसा नहीं हैगा, ठीक है, हम इस पे साइन कर रहे हैगे, ठीक है? तो यहां पर में वो अपनी साइन करेंगे कम से कम 50 लोग, ओके? ये याद रखना आप लोगों ने, अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो कम से कम 50 मेंबर्स जो है क्या करेंगे फ्रेंड्स यहां पर में उसमें साइन करेंगे। लोकसभा के अंदर में उसको प्रस्तुत, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है? कम से कम 50 लोगों ने साइन किया हुआ होना चाहिए। अब एक और चीज आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना आप लोग। मान लो कि हमने अविश्वास प्रस्ताव ला लिया, अब क्या? अविश्वास प्रस्ताव हम हार गए, मतलब सरकार जीत गई, सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर लिया, उसको मिल गया उसको जो चाहिए ना 272 लोकसभा में संख्या, वो उसने हासिल कर ली।
अब आप कितने दिन बाद, एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाने के बाद में आप कितने दिन तक नहीं ला सकते? एक और क्वेश्चन, एग्जामिनर भाई साहब, एग्जामिनर भाई साहब सुन लो, एक क्वेश्चन और डालो आप एग्जाम के अंदर में, आप डाल सकते हो। आपको डालना है कि अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाए, ठीक है, तो कितने दिन तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता? ये बताइए आप लोग। यहां पर मैं एक दो बच्चे ही है जिन्होंने आंसर किया यहां पर, मेरे फ्रेंड 6 महीने तक नहीं लाया जा सकता, 6 मंथ तक नहीं लाया जा सकता। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 महीने तक। अरे 14 दिन वालों, तुमको जनता कभी माफ नहीं करेंगी। 14 दिन में तो फिर हर 14 दिन में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। 6 महीने तक नहीं लाया जा सकता। नो कॉन्फिडेंस मोशन का आर्टिकल है क्या जी? नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। फिर कैसे लाते सर? बात सुनो मेरी बात। तुम्हारे चाचा, ठीक है, मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? ये होंगे लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल। लोकसभा, मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आर्टिकल नंबर 75 में बोला गया है। अगर ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है तो लोकसभा चाहे तो इनको हटा भी सकती है, हाँ या ना? ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, अगर लोकसभा चाहे तो इनको हटा सकती है। तो आर्टिकल नंबर 75 में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन जस्ट आर्टिकल नंबर 75 का आधार मानकर लोकसभा ने एक रूल बना दिया। ठीक है, लोकसभा ने एक रूल बना दिया जिसको रूल नंबर 198 बोला जाता है। रूल नंबर 198 ऑफ लोकसभा। लोकसभा का रूल नंबर 198 है जिसके तहत ये लाया जा सकता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई आर्टिकल नहीं है, हमने उसको डिराइव कर लिया। आर्टिकल नंबर 75 बोलता है कि एक मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन मंत्रिमंडल के ऊपर में भरोसा नहीं है अगर मान लो लोकसभा को, तो हटा देंगे, सिंपल डिम्पल। अरे 298 नहीं 198 है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो क्या क्या सीखा हमने बच्चों? हमने सीखा कि 50 मेंबर्स का कम से कम चाहिए समर्थन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हो जाए तो फ्रेंड्स 6 महीने तक लाया नहीं जा सकता। एक प्रधानमंत्री का नाम मुझे बताइए जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से वो हार गए थे, जल्दी से, केवल एक वोट से वो हार गए थे। बता सकते हैं आप लोग मुझे जल्दी से? अगर आ रहा है याद तो बताइए, नहीं तो फिर 1 मिनट के लिए वेट करिए, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 2 दशकों तक दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद, 2 दशकों के बाद में दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद में महात्मा गांधी ने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर में और कब प्रकट की थी? गांधी जी आए, ठीक है, सबसे पहले तो गांधी जी आए, अपने टीचर्स की अच्छे से बात मानते थे वो, अपने गुरु की, ठीक है। वो कब आए भारत में वापस? वापस आए वो, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने बोला कि भाई देखो, क्या करो, सबसे पहले सिलेबस पढ़ो, मतलब कि पूरा का पूरा भारत का भ्रमण करो। वो भारत भ्रमण पे निकल गए, बहुत सारा उन्होंने अध्ययन किया, अलग अलग जगह पे गए। और 1 साल तक उनको उन्होंने बोला था कि 1 साल तक तुमने क्या करना है, पहले समझना है सारी चीजों को। तो गांधी जी अच्छे स्टूडेंट थे, आप लोगों की तरह अच्छे स्टूडेंट थे वो। तो उन्होंने पहले अध्ययन किया पूरा, और फाइनली जो है फ्रेंड्स 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब उद्घाटन समारोह था, उस समय में उन्होंने पहली सार्वजनिक अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराई थी। ए लगाया आंसर 53% लोगों ने, ठीक है, और सी लगाया है केवल 41% लोगों ने। 41% लोगों ने आंसर लगाया है, ठीक है, और 53% लोगों ने आंसर लगाया है ए। तो देख लीजिए आप लोग कंपटीशन, ठीक है, आप लोग यहां पर में जो बच्चा करेगा अच्छे से वो आगे बढ़ेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 4 फरवरी 1916 को गांधी जी जो है कहां पर में जो है फ्रेंड्स बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके उद्घाटन समारोह के अंदर में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई, वहां पर में उन्होंने भाषण दिया था। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि महात्मा गांधी वहां गए थे तो उनको किसने अपनी कुर्सी ऑफर की थी? ठीक है, आइए आइए बैठिए। मान लो कि आप जो है अभी आपकी नई नवेली जो है वो शादी होने वाली है, ठीक है, और आपके ससुर जी आ गए, तो आप क्या करोगे? ठीक है, थोड़ा सा दिखावा करोगे, अरे अरे आइए ना अंकल, बैठिए बैठिए, मेरे चेयर पे बैठिए। वैसे अभी इनको अपनी बेटी की शादी नहीं करानी थी उनसे, बट जस्ट बता रहा हूँ रिस्पेक्ट वर्ष, ठीक है। तो महाराजा ऑफ दरभंगा जो थे उन्होंने अपनी कुर्सी ऑफर की थी, उनकी कुर्सी पे बैठे थे ये। अब गांधी जी से शादी नहीं करानी थी उनको, या उनको नहीं करानी थी अपनी बेटी की, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दरभंगा के जो राजा थे, ठीक है, कामेश्वर सिंह जी, उनके कुर्सी के ऊपर में बैठे थे वो। कभी अगर भूले भटके से क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखते कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन को सही कर दिया गया है, जल्दी से। 2000 लाइक्स के हम लोग बहुत पास में हैं। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर कर देंगे। और टीचिंग परीक्षा के ऊपर में इसकी टेस्ट मिल जाएंगी 10:30 बजे। आज मैं आपको रैंक बूस्टर कराने वाला हूँ पेड ऐप में, मैं पूरी एनर्जी डाल दूंगा। जल्दी जल्दी से बताइए।
चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, कुंवर सिंह जी की बात करें हम लोग, ये 70वीं बीपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो कुंवर सिंह जी की बात करेंगे तो ये जगदीशपुर आरा से बिलोंग कर रहे थे, यहां से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तुम्हारी भाभी है बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी। ठीक है, लखनऊ से लड़ रही थी, अवध लखनऊ से। खान बहादुर खान इनका पूरा नाम था, खान बहादुर खान, एग्जामिनर ने आधा अधूरा दिया है। ठीक है, बरेली से लड़ रहे थे। मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है, ये फैजाबाद से लड़ रहे थे। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए आंसर क्या होगा इसका, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन जो आप लोगों को लगाना है, जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, ए की जोड़ी लगने वाली है 3 के साथ। ठीक है, 3 के साथ। बी की जोड़ी लगने वाली है 4 के साथ। ठीक है, सी की जोड़ी लगने वाली है 2 के साथ, और डी की जोड़ी लगने वाली है 1 के साथ। 2 4 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, 3 4 2 1 3। ठीक है, 3 4 2। अच्छा, यहां पर मैं हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, माफी चाहूंगा आपसे। हिंदी और इंग्लिश के अंदर में उल्टा सीधा हो गया। हिंदी के हिसाब से ये इंग्लिश के हिसाब से ये आंसर है। चलो हिंदी के हिसाब से लगाते हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर से, ठीक है, बेगम हजरत महल लखनऊ से, ठीक है, खान बहादुर खान बरेली से, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से। हिंदी के अनुसार आंसर होगा आपका, ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, चलो हिंदी के अनुसार ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, हिंदी के अनुसार ये आंसर होगा, इंग्लिश के अनुसार ये आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई नहीं, आपको समझा क्या, मेन चीज क्या है, आपको कंसेप्ट समझा क्या। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा टेबल दूंगा, और मैं आप लोगों को आज आज नॉलेज, आज आपका जो अभी जो रैंक बूस्टर है उसमें ये सारा आज याद करवाने वाला हूं मैं, सारा का सारा। इसीलिए बोल रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो, बट आज याद मेरे को चाहिए, आज याद करके आपसे। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, क्या आज आप मेरे को फिर से एक बार प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो कि आप ट्राई करोगे पूरा। सिर्फ 3.5 महीने मांग रहा हूं मैं आप लोगों से, जिंदगी के आपके आने वाले 30 साल सवार दूंगा। ठीक है, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। कौन कौन है यहां पर मैं जो 3.5 महीने देने के लिए तैयार है टीचिंग परीक्षा को, दानिश सर को 3.5 महीने आपकी खुशी के लिए, आपके लिए मांग रहा हूं। ठीक है, आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ ये ट्राई करना है। मैं आपके साथ में हूं ना, मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूं, पूरी मेहनत करूंगा। आप मेरी एनर्जी में कमी देख रहे हो, मैं जब से पढ़ा रहा हूं, सुबह से पढ़ा रहा हूं, लेकिन एनर्जी में कमी नहीं आई है। मैं बता रहा हूं आपको, आखिरी क्वेश्चन तक भी आप देखना मेरी एनर्जी में कमी नहीं आएगी, चाहे कितना भी दर्द हो। ठीक है, तो चलिए आपने ट्राई करना है, ये प्रॉमिस अभी वापस से करिए मेरे को। यहां पर मैं पूरा सेशन अच्छे से देखोगे, और सेशन के बाद में जो है मुझे बताना कि आप लोगों को कितनी चीज समझी, और टेस्ट भी मैं आपको दूंगा। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है कितने, इसमें बीपीएससी असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, भूमध्य रेखा इक्वेटर जो है फ्रेंड्स क्या करती है, इक्वेटर है, मान लीजिए हमारी दुनिया है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री वाली। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर देती है। तो 2 जो है, क्या ये इक्वल हॉरिजॉन्टल इक्वल हाफ में, क्षैतिज बराबर आधे में, तिरछे आधे में करती है, तिरछे में, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। अब आपका ये सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं क्या किया है, उसने थोड़ा सा शब्दावली के साथ में खेला है आप लोगों के। ठीक है, शब्दावली के साथ में। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है पता है, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है वर्टिकल। ठीक है, ये है क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज। तो क्षैतिज जो है फ्रेंड्स, यहां पर मैं देखूंगा हॉरिजॉन्टल 2 हाफ में डिवाइड करती है। एग्जामिनर ने यहां पर में आपके साथ में शब्दों से खेला है, शब्दों से। ठीक है, शब्दों से। 16 लाइक्स दूर है 2000 से। चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, आप केवल 8 लाइक्स दूर है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। असिस्टेंट बीपीएससी असिस्टेंट में आया वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आप लोगों का ये। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जितने लोगों को समझ में आ गया, आप गलत नहीं करेंगे तो आंसर कर दीजिए जल्दी से। ये आप लोगों को एचडी में इमेज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, सबके लिए, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दे दूंगा मैं। ठीक है, ये वाली। तो ये इस तरीके से 2 क्षैतिज भाग में डिवाइड करता है। नाउ बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया था, जल्दी से बता देंगे आप लोग, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं। ओके, तो जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी लोग। तो बिहार के अंदर में राष्ट्रपति शासन जो है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो कब लगाया गया था, पहली बार 1968 के अंदर में लगाया गया था। लास्ट बार कब लगा था, 2005 में। और मान लीजिए कि अभी भी अगर मान लो बिहार के अंदर में इलेक्शन, अच्छा मेरे को जल्दी से बताओ कि बिहार में कौन से नंबर का अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा मेरे को बताएगा जल्दी से कमेंट करके कि बिहार में कौन से नंबर का चुनाव हो रहा है विधानसभा का। तो फ्रेंड्स 1968 में लगा था। ठीक है, लास्ट टाइम 2005 में। और अगर मान लो कि इस बार अभी यहां पर में वापस से नहीं हो पाया, सब किसी को बहुमत नहीं मिला और बहुत लंबे समय तक गठबंधन भी नहीं हो पाया किसी का, तो उस समय क्या होगा कि वापस से ये लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। लेकिन वो भविष्य की बात है, अब देखते हैं। तो अभी टोटल कितने बार लग चुका है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो प्लीज याद रखना फ्रेंड्स, 8 बार लग चुका है। ठीक है, 8 बार। पहली बार 1968 में, लास्ट बार 1905 में। आर्टिकल क्या है राष्ट्रपति शासन का, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। तब तक जो है फ्रेंड्स आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है,
तब तक एक सवाल, फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में कब लगा था? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन पहली बार कहां पर में लगा था और कब लगा था? कौन सा राज्य था? जल्दी बताएंगे, स्टेट कौन सा था और ईयर कौन सा था जब राष्ट्रपति शासन लगा था पूरे देश में कहीं तो भी? ठीक है, तो पूरे देश के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन जो है फ्रेंड्स पंजाब में लगा था 1951 के अंदर में। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पंजाब में लगा था 1951 के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर में। मैंने पूछा आप लोगों से कि आर्टिकल क्या है राष्ट्रपति शासन का, तो आप लोगों में से कई सारे लोग 352 कोई 250 356 बता रहे हैं, तो आंसर 356 है, आर्टिकल नंबर 356। ठीक है, आर्टिकल नंबर 356। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, इमरजेंसी के प्रावधान कौन से वाले पार्ट में दिए गए? भाग। हमारे संविधान के टोटल 25 भाग है, 25 भाग, जिसको आप लोग पार्ट्स भी बोलते हो। ठीक है, तो पार्ट नंबर 18, पार्ट नंबर, ठीक है 18 जो है फ्रेंड्स, ये क्या है आप लोगों का? ये इमरजेंसी से डील करता है, इमरजेंसी, इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी से डील करता है। 18 साल की उम्र होते ही इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिंदगी के अंदर में, नए नए उफान। ठीक है, आपकी जिंदगी में कुछ लड़कियों को तो शादी करवा दी जाती है, उनकी जिंदगी के अंदर में चेंज आ गया है ना, पूछा मैम? तो 18 साल की उम्र के अंदर में कितने सारे जो है फ्रेंड्स आपातकालीन स्थिति आ जाती है। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, इमरजेंसी सिचुएशन पार्ट नंबर, ठीक है, भाग नंबर 18 के अंदर में याद रख लीजिएगा आप लोग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? ठीक है, लोहे का इस्तेमाल बताओ जल्दी जल्दी से, लोहे का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स, आपको लगता होगा बहुत लंबे समय से, नहीं जी नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी से प्रूफ करके बताता हूं, ये 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, प्रूफ करके दिखाता हूं आप लोगों को मैं एनसीईआरटी से। देखिए फ्रेंड्स, रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले कहा हुई थी? चाइना के अंदर में, चाइना में रेशम बनाने की खोज। ठीक है, चोल, चेर और पांड्या जो है दक्षिण भारत के अंदर में शासन कर रहे थे करीब 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग जो है करीब 2000 साल पहले। 5000 साल तक ये चाइना वाले ने छुपा के रखे थे। ठीक है, अपनी अपनी जो चीजें बताई नहीं थी उन्होंने कि कैसे बनाते हैं रेशम। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि उपमहाद्वीप के अंदर में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई है। 3000 साल पहले, केवल 3000 साल पहले। ठीक है, तो यहां पर में आंसर क्या होगा अब आप लोग बताइए, यहां पर जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से लिख दो आप लोग ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि 3000 साल पहले यहां पर में दिया ही नहीं है ईयर्स अगो। और बीपीएससी भाई साहब, ठीक है, हम जो है यहां पर में पहुंच गए आपके लेवल तक। ठीक है, 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया, नन ऑफ द अबव उन्होंने आंसर दिया था। अब मान लो नन ऑफ द अबव दे दिए कि रेशम की खोज कब हुई थी? 7000 साल पहले हुई थी। रेशम की खपत, रेशम की मांग जो है वो रोमन साम्राज्य में कब बढ़ी थी? 2000 साल पहले बढ़ी थी। ये भी आप लोगों ने याद रख लिया है। तो ये आप लोगों का पौवा है, आप लोग अब आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों के ऊपर में मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं आगे आते आते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास भी है कल सुबह। ठीक है, सभी लोग जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं करंट अफेयर की क्लास में कल सुबह 5:30। मैं रात भर जागने वाला हूं। ठीक है, मैं इतना थका, अभी आपकी क्लास है 10:30 बजे, मेरी रैंक बूस्टर की क्लास है, सुबह 5:30 बजे मैं ये क्लास लूंगा। मैं जब मेहनत करने के लिए तैयार हूं तो आप मेहनत करने के लिए तैयार हो क्या? जो बच्चा मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार होगा मैं उसकी नैया पार लगा दूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। कितने लोग मेरे साथ में मेहनत करने के लिए तैयार है अभी बता दीजिए। यहाँ 5000 का आंकड़ा दिखना चाहिए फ्रेंड, जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को और लाइक कर देंगे सेशन को आप लोग जल्दी जल्दी से। किस वर्ष भारत में गुलामी को अवैध घोषित कर दिया गया था, ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, भारत में गुलामी को अवैध घोषित कर दिया गया। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि भारत के अंदर में ना गुलामी की जो प्रथा है, ठीक है, वो ऐसी ही होती थी कि गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। क्या हुआ, चार्टर एक्ट आया एक, कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसने क्या बोला, चार्टर एक्ट 1833 ने, कि भारत में गुलामी की प्रथा को खत्म करना है। बट क्या उसमें खत्म कर दिया हमने? नहीं। ठीक है, हमको 10 साल इंतजार करना पड़ा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर मैं एक ये ले लेते हम लोग। ठीक है, तो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1833 ने यह बोला कि हमें भारत में कोशिश करनी है कि गुलामी की प्रथा को, दास प्रथा, दास या गुलामी की जो प्रथा है, गुलामी, उसको खत्म करना है। ठीक है, लेकिन हम खत्म कर पाए क्या? नहीं। फास्ट फॉरवर्ड, थोड़ा सा समय बीतता गया, अब समय आता है 1843 का। एक वायसराय, एक जो है गवर्नर जनरल भारत में आए थे जिनका नाम था एलन बोरो। क्या नाम था उनका? एलन बोरो। मैं लिख देता हूं यहां पर मैं उनका नाम था एलन बोरो। ठीक है, एलन बोरो, हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे उनका, एलन बोरो। ठीक है, अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है कई बार, लेकिन ये ज्यादातर जगह पे आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, एलन बोरो। इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स,
1843 का एक्ट नंबर 5 लेकर आए, एक्ट नंबर 5। उसके जरिए उन्होंने गुलामी की प्रथा को बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरे पास अधिकार है 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए, इसकी भैंस का अंडा किसके अंदर में दम है, मेरे को रोक के बताओ, दास गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए। तो चार्टर एक्ट 1833 में यह बोला गया था कि जब भी सही लगे हमारे भारत के गवर्नर जनरल को, वो दास प्रथा को खत्म कर दे। 10 साल तक कोई कर नहीं पाया। ये चचा आए एलन बेरो ने कानून बनाया और उन्होंने दास प्रथा खत्म कर दी। तो 1843 में 1843 में दास प्रथा खत्म हुई थी, जबकि 1833 में ही बोल दिया गया था कि दास प्रथा को खत्म करो खत्म करो खत्म करो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस वर्ष भारत में गुलामी को अवैध घोषित किया गया? 1843 के अंदर में। ठीक है, एलन बोरो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, एलन बोरो। ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में बहुत जो है फ्रेंड्स इससे पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत के द्वारा की गई थी? ज्ञान दीपक। ठीक है, ज्ञान दीपक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, तो ज्ञान दीपक, तो देखिए ज्ञान दीपक जो है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि दरिया साहेब जो है फ्रेंड्स, इनके द्वारा किया गया था। दरिया साहेब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। ठीक है, दरिया दास, बिहार वाले के दरिया दास के नाम से भी इनको जाना जाता है। दरिया दास के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और बिहार वाले के नाम से भी इनको जाना जाता है, बिहार वाले। ठीक है, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा इनको बिहार का कबीर भी बोलते हैं, बिहार का कबीर। ठीक है, बिहार के कबीर के नाम से किसको जाना जाता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, बिहार के कबीर। डायरेक्टली दरिया साहेब, दरिया दासी जो है फ्रेंड्स, इनके संप्रदाय का नाम है दरिया दासी। भोजपुरी कवि भी रह चुके हैं। ठीक है, और काफी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। ठीक है, दरिया साहेब। ओके, ज्ञान दीपक किस महान संत की थी? दरिया साहेब, और दरिया साहेब नाम से ही उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, इसी नाम से। ओके, चलिए, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक चीज लॉर्ड एलन बेरो के बारे में, दो चीजें करते हैं हम लोग यहां पर में। ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में दो इंपॉर्टेंट वाले प्रांत, यहां पर में सिंध प्रांत है, सिंध, और यहां पर में है पंजाब। पंजाब, अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले सिंध पर कब्जा कर लिया था, सिंध को अपने अंदर में मिला लिया था। यह बात है 1843 की। चलो बताओ इस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फटाक से एकदम, अभी आप एजुकेटेड गैस लगा सकते हो ना, गुलामी की प्रथा कब खत्म हुई थी? गुलामी की प्रथा हुई थी 1843 में खत्म। उस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एजुकेटेड गैस लगाओ आप लोग। पंजाब जो है फ्रेंड्स, इसको भारत में विलीन कर दिया गया था 1849 में। ठीक है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहाउसी। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड डलहाउसी। ओके, लॉर्ड डलहाउसी। प्लीज इन दोनों को याद रख लीजिए आप लोग, एक बार ना आप लोग दोनों के दोनों लिख दो। ठीक है, 1800 सिंध को कब एनेक्स किया गया, सिंध पर कब्जा कब किया गया था? 1843 के अंदर में। एलन बेरो था उस समय में, एलन बोरो, एलन बोरो। ओके, और पंजाब पर कब किया गया? 1849 के अंदर में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा बार रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा फायदा है आप लोगों का, उतने ज्यादा आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको करिए फ्रेंड्स। ओके, मैं इसके ऊपर में भी चाहूंगा कि टीम से प्लीज इसके ऊपर में क्वेश्चन बना दीजिए एक। कितने लोग चाहते हैं इसके ऊपर में क्वेश्चन बनवा दे जल्दी से? टीम तैयार बैठी है आप लोगों की मेहनत करने के लिए, आप लोगों के साथ में। ठीक है, आप लोग बताइए हाथ ऊपर करके कितने लोग चाहते हैं कि इसको कर दिया जाए। 4 लाइक दूर है हम लोग, 2600 से जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? सर्विस टैक्स। भाई मैं बता रहा हूं लिटरली, ठीक है, कभी भी निर्मला सीतारमन जी से मिलो तो उनको बोलना भाई टैक्स कम करो। ठीक है, एजुकेशन पे आपको पता है, आप जो है 100 रुपए का अगर कोर्स लेते हो ना, 18 रुपए वो ताई लेकर जाती है, हमारी निर्मला ताई बोलती है कि टैक्स दो करके। ठीक है, आप सोचो, और 30% फिर बाद में वो वित्त मंत्री जी आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमको भी दो, मतलब फिर से निर्मला ताई आ जाती है, बोलती 30% टैक्स दो उसके ऊपर में। अरे भाई 18 + 30 कितना हो गया? 18 + 30 48%, मतलब आपने 100 रुपए का कोर्स खरीदा, 48 रुपए गवर्नमेंट लेकर जाती है। सोचो आप भाई, एजुकेशन के ऊपर में इतना टैक्स। आप लोग सोचते होंगे ना कि यार क्यों इतना है, आप खुद सोचिए यहां पर में। ठीक है, 100 रुपीज का कोर्स है, 18 रुपए का जीएसटी लगता है। ठीक है, 30 रुपए का इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, और 48% टोटल हो गया यहां पर में गवर्नमेंट लेकर चली जाती है। तो सेवा कर या सर्विस टैक्स जो लगाया गया था, ठीक है, अब तो उसको जीएसटी के अंदर में विलीन कर दिया गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, इसको राजा चे, ठीक है, राजा चे चेलिया कमेटी जो थी उनके सिफारिश पर लाया गया था।
ठीक है। राजा जे चेलिया कमेटी जो थी उनके सिफारिश पर इन्होंने 1991 के अंदर में ये सिफारिश की थी, इस दर्द दिल की सिफारिश कोई कर दे यहां, ठीक है। तो राजा जे चेलिया की सिफारिश थी, इनकी सिफारिश के आधार पर 1994 में सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, ठीक है। राजा जे चेलिया कमेटी, राजा जे चेलिया 1991 में बोले कि सर्विस टैक्स लगाओ, 1994 का जब बजट आया उस समय में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखना है, राजा जे चेलिया कमेटी, ये बीपीएससी के 2016 में आया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ये मैं हवा में नहीं करा रहा क्वेश्चन। आपको समझ में आया कि मामले की गहराई समझ रहे हो क्या आप लोग? एग्जाम का ही ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ के जाना है इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, ओके। तो राजा जे चेलिया 1991 में दिया था, ये भी पूछ सकते हैं। कब लागू हुई उनकी सिफारिश? भारत में पहली बार जो है फ्रेंड्स 1994 के अंदर में हुआ, ये याद रखना। पहले स्टार्टिंग में टेलीफोन जीवन जो गैर जीवन बीमा सेवाएं होती है उनके ऊपर में और स्टॉक ब्रोकर्स पे लगाया गया था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद में एजुकेशन और हर जगह पे लगा दिया गया उसके बाद में। फिर बाद में ये जो सर्विसेज गुड्स टैक्स है उसको जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया, सर्विस टैक्स को जीएसटी में। अब यार इतना खर्चा हो गया है तो जीएसटी के बारे में क्यों नहीं पूछेंगे, ठीक है। जल्दी बताइए। देखिए जीएसटी जो है फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन से नंबर का, कौन से अब मैं लिखने वाला था देखो, ठीक है, कौन से नंबर का है, चलो आप बताएंगे कौन से नंबर का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ईयर आप बताएंगे कौन से इसमें हुआ था, लागू कब हुआ था ये भी बता दो, चलो ठीक है। मैं लिखने लग गया था, लागू कब हुआ था ये भी बता देंगे आप लोग। अच्छा, फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने जीएसटी लगाया था? फर्स्ट कंट्री, पहला देश जिसने जीएसटी लगाया था, भारत तो नहीं था भाई, ऑब्वियस सी बात है, कोई और देश होगा वहीं से हमने लिया होगा। तो पहला देश कौन सा था जिसने जीएसटी लगाया था? बताइए जल्दी जल्दी से। तो पहला कंट्री था फ्रेंड फ्रांस, चलो मैं आपको बता देता हूँ, फ्रांस था, 1954 में लगाया था उसने जीएसटी, सबसे पहले फ्रांस ने, ठीक है। ये भी याद रखना है। 101 नंबर का जो है फ्रेंड्स संविधान संशोधन था, कब लगा था ये? 2016 में हुआ था, और 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था हमारे भारत के अंदर में, ओके। चलिए, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी निम्नलिखित इसमें से किस खेल के द्वारा की जाएंगी? और इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का जो है अभी बिहार पुलिस की एग्जाम के अंदर में भी आया है क्वेश्चन। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ये जो है ये 20वें नंबर का जो है राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, 20वें नंबर का। चलो एक और क्वेश्चन आपको बता दिया, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। राष्ट्रमंडल खेल कौन से नंबर का होगा? ये 20वें नंबर का 2026 में, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप लोग मेरी बात को, ये पहले आयोजित होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने बोला हम नहीं करा सकते भाई इसको आयोजित, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया मना। तो अब इसको कहां पर में शिफ्ट कर दिया गया है? ग्लासगो के अंदर में, ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पर में है? स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ग्लासगो के अंदर में शिफ्ट कर दिया गया है अभी। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कहां होगा, तो भाई इंडिया में नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हो? कॉमनवेल्थ गेम एक कराए थे 2010 के अंदर में, अभी तक जेल में कुछ लोग। 2010 में कहा हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, भारत में हुआ था दिल्ली के अंदर में, अभी तक राष्ट्रमंडल खेल के घोटाला के आरोप में लोग अंदर है, जबरदस्ती और लोगों को अंदर कराने के फिराक में क्यों हो यार आप लोग, ठीक है। नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर में होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया की जगह पे अब ग्लासगो को दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में होगा अभी, ठीक है। 74 कंट्री इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगी 2026 के अंदर में। ग्लासगो कहां पर में है? तो स्कॉटलैंड के अंदर में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में होने वाला है, ग्लासगो कहां है? आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 की हो गई घोषणा, मेगा आप लोगों के लिए आज 80% ऑफ है, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए आप लोगों को इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन, इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर आज 12 बजे से पहले आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी कोर्स ले लीजिए आप लोग, और 10 लाख प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग उसके अंदर में ऐड हो जाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी? गरीबी रेखा, ठीक है, गरीबी रेखा। अब कोई रेखा नाम की लड़की नहीं है जो गरीब है, गरीबी रेखा का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कि एक मिनिमम, ठीक है, लिविंग कॉस्ट अगर उससे नीचे है आप, ओके, तो आपको गरीब माना जाएगा। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया था, जो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी का गठन किया था 2009 में,
उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया, ठीक है, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भाई हम गरीबी को कैसे तय कर सकते हैं, ठीक है, कैसे लिविंग कॉस्ट, मतलब इतना पैसा अगर आप डेली का कमाते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट 30 रुपए, कहीं पे 32 रुपए, कहीं पे उन्होंने 33 रुपए रखा, कहीं पे 34 रुपए रखा, बोला कि इससे नीचे अगर आप दिन का कमाते हो तो आप गरीब हो, इससे ऊपर कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो। चाचा तेंदुलकर साहब, सुरेश तेंदुलकर, कभी आप, पता नहीं आप अभी कहा हो, लेकिन अगर कभी मेरे से ऊपर में मिलोगे ना, ठीक है, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, अगर तुम हो तो आके मिलो थोड़ा सा हवेली पे। 34 रुपए के अंदर में कौन सा जो है इंसान अपनी जिंदगी गुजार सकता है, ये मेरे को तुम बताना। 35 रुपए के अंदर में कैसे गुजार सकता है बताना तुम, ठीक है। अभी तो तुमने बता दिया तो बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ आंसर, नहीं तो बच्चों इनसे पूछना कि कैसे गुजारते जिंदगी 34 रुपए के अंदर में। ओके चलिए, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं ये चीज याद रखूंगे आप लोग, लिविंग कॉस्ट इन्होंने बताया, इनकी रिपोर्ट जब आई 2009 के अंदर में, तो उन्होंने बोला कि भाई इतने रुपए से ज्यादा कमाता है तो गरीब है, इतने से कम कमाता है तो गरीब है, इससे ज्यादा कमाता है तो गरीब नहीं है, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, आगे में 2026, ये देखिए आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, हर बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा इसका। 5 लाइक्स दूर है 3000 से हम लोग, केवल 5 लाइक्स। देखिए अगर मैं बात करूं 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन कहां पर में होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ग्लासगो। आप देख सकते हो एग्जाम जो 12 मार्च 2025 को हुआ उसके अंदर में क्वेश्चन आया, तो जो हम पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, ग्लासगो के अंदर में। अच्छा कौन से नंबर का होने वाला है ये राष्ट्रमंडल खेल, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, नंबर कौन से नंबर का है, 11वें 12वें 20वें 15वें 16वें, कितने नंबर का है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, अटल टनल। अब ये एनसीईआरटी में है इसीलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इसका आंसर जरूर करे, अटल टनल, ठीक है। अटल टनल की जो लंबाई है, पहली बात तो ये भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इसकी लंबाई ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, 9.02 किलोमीटर की है ये टनल। ओके, ये पीर पंजल रेंज के अंदर में है, ठीक है, 2020 में इसका उद्घाटन हुआ था पीर पंजल रेंज में, बट पीर पंजल तो 2 दिए है यहां पर में, अब क्या करें, तो ध्यान से समझो आप लोग, ये है मान लो हमारा भारत, ठीक है, यहां पर में जो पीर पंजल रेंज है, ठीक है, उसको भी 2 भाग में हम बांट सकते हैं, ठीक है, 2 भाग में, ये इधर वाला जो हिस्सा है ये कश्मीर के साइड वाला हिस्सा, और इधर वाला हिस्सा हिमाचल के साइड वाला हिस्सा, ठीक है। तो पूर्वी पीर पंजल रेंज जो है वहां पर में आपको मिलेगी ये ईस्टर्न पीर पंजल रेंज के अंदर में, ठीक है। तो पूर्वी पीर पंजल रेंज के अंदर में इसका निर्माण हुआ है, ये याद रखना आप लोगों ने। किसको किसको जोड़ती है, ये लाहौल स्पीति को जोड़ती है, ये याद रखना, मनाली से, या मनाली को लाहौल स्पीति से, एक ही बात है, आना जाना तो दोनों जगह से होता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं, ध्यान से समझिए आप लोग, ये देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको बनाया किसने था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए, मतलब मैं भी जाऊंगा यहाँ से, मतलब मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये टनल की बात कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो जाऊंगा यहाँ से मैं, ठीक है। BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, BRO की स्थापना कब हुई थी, ईयर आप लोग बता दो मुझे, BRE की, ये जो है सबसे ऊंची हाईवे टनल है, 9.02 किलोमीटर की है, उसके बाद में 3000 मीटर ऊंचाई के ऊपर में है ये, मीन सी लेवल से, मतलब सबसे हाईएस्ट पीर पंजल रेंज में है, टू बी स्पेसिफिक ईस्टर्न वाले, पूर्वी वाले क्षेत्र के अंदर में, ठीक है। जल्दी से एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो, हर एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, ठीक है, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप में, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। ओके, और साथ ही साथ आपको बता दो जितने भी बच्चे जो बीपीएससी एईडीओ के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स,